नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगेन ये देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी, क्योंकि बीच में क्रॉस आता है सिंबल, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ए क्रॉस बी, और वेक्टर इसलिए बोलते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो ऑब्वियसली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक साइन थीटा तक सब कुछ मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये भी एक नंबर ही है साइन थीटा। तो एक तरीके से ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आने वाला है उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद में डायरेक्शन के लिए हम इस यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं जिसको एन कैप बोलते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर की तरह ये भी वेक्टर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ऐसा प्रोडक्ट है जिससे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन है सम एन कैप। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर के लिए यूज हो रहा है। ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर मिलने वाला है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये दोनों जो वेक्टर है ए एंड बी उसके परपेंडिकुलर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। दो वेक्टर ए और बी हमेशा एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज कोई भी ये दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये दो वेक्टर कुछ इस तरीके का प्लेन फॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पर ये एन कैप है या फिर कह लीजिए ए क्रॉस बी है, वो ए के परपेंडिकुलर भी है और बी के परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये ए और बी वेक्टर अगर हैं, तो ए और बी किसी एक प्लेन में है सपोज यहाँ पर ये, तो अगर वो ए के परपेंडिकुलर हो गया, अगर मान लीजिए जो भी एन कैप है अगर वो ए और बी के प्लेन में अगर है, तो अगर वो ए के परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियस है कि फिर बी के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। अगर वो बी के परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियस है कि फिर वो ए के परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। तो दोनों से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो ए और बी से बनने वाला जो प्लेन है उस पूरे प्लेन के यहाँ पर ही परपेंडिकुलर है, तभी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पर ये हो पाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। कुछ उस तरीके का सिस्टम आप इसको समझ सकते हैं। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, जैसे मान लीजिए कि जो भी यहाँ पर ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होने की अगर मैं बात करूँ कि एक वेक्टर है जो कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर वेक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। जनरली हम उनको क्रॉस और डॉट से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब है कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ठीक है, ये इनवर्ड का सिंबल हो गया क्रॉस। और हम डॉट यूज करते हैं अगर वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और एरो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है। तो परपेंडिकुलर किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे अगर मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर भी एनकेप के दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं। एनकेप इस तरह से नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर में एक एम्बिग्यूटी है, एक कंफ्यूजन ये रहता है कि दो डायरेक्शन पॉसिबल है, देयर कैन बी टू परपेंडिकुलर्स टू ए प्लेन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों परपेंडिकुलर्स। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किधर की तरफ हमें ये एनकेप लेना है, ये एनकेप ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो इसके लिए इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, उन रूल्स को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या एन कैप का डायरेक्शन देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उन रूल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। और रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल है, उसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। तो एक को सिलेक्ट करने के लिए हमने कुछ कन्वेंशन, कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को देखते हैं। तो रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें सबसे पहला रूल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज फॉर राइट हैंड, राइट हैंड का इसमें हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये क्या कहता है, तो इट सेज कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ना है, घुमाना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मतलब जो पहले लिखा है, अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो ए हमारा फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, बी सेकंड वेक्टर हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो बी फर्स्ट वेक्टर और ए सेकंड वेक्टर हो जाएगा। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, मोड़ना है, घुमाना है। और जब हम उसको घुमा रहे होंगे, मोड़ रहे होंगे,
तो थंब विल पॉइंट अलोंग द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जो हमारा थंब होगा वो हमें सही रास्ता दिखाएगा, सही डायरेक्शन बता देगा थंब जिधर पॉइंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को ए के अलोंग रखो, राइट हैंड की फिंगर्स को, और ए से बी की तरफ फिंगर्स को मोड़ो, घुमाओ, तो आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे, तो आप ऐसे क्लॉकवाइज जब फिंगर्स को घुमा रहे होंगे तो आपका थंब जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्ड्स हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो जो आपका थंब है, वो थंब जो आपके फिंगर्स हैं वो बी से ए की तरफ आपको घुमाने होंगे, और ऐसे में आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसका मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ए क्रॉस बी अगर इनवर्ड्स है तो बी क्रॉस ए विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा, ए बी साइन थीटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एन कैप यानी यूनिट वेक्टर जो है वो इनवर्ड्स, इसके लिए यूनिट वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी निकलता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के जस्ट यहाँ पर ये अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक तरीके से सेम बात नहीं है, ये अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग यहाँ पर इनका मतलब निकल कर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट रूल ले रहे हैं, तो रूल हम कोई भी यूज़ करें, सभी रूल से डायरेक्शन सेम आएंगे, जो भी हमारा कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंगली हम रूल यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल है राइट हैंड पाम रूल। इसमें करना ये होगा कि जो हमारा थंब है राइट हैंड का, उसको फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखना पड़ेगा, बाकी के जो फिंगर्स हैं उसको सेकेंड वेक्टर के अलोंग रखना पड़ेगा, और पाम हमारा जिधर फेस करेगा वो करेक्ट डायरेक्शन होगा। तो सपोज ये ए वेक्टर है और लेट्स से ये बी वेक्टर है, जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया। तो ए के अलोंग आप थंब को रखो, बी के अलोंग फिंगर्स को रखो, आप देखोगे जो पाम है वो पाम अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब है कि पाम अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन यहाँ पर इनवर्ड हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन इज इनवर्ड। अगर मैं वही बी क्रॉस ए निकालूंगा तो फिर मेरे को थंब बी के अलोंग रखना पड़ेगा, ए के अलोंग फिंगर्स को रखना पड़ेगा, तो बी क्रॉस ए विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब दोनों जो है अपोजिट होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो आप कोई भी रूल अप्लाई करो, सभी रूल से डायरेक्शन वही आना चाहिए, डायरेक्शन अलग नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्शन विल बी सेम, कोई भी मेथड आप यूज करो। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो जैसे अभी हमने देखा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। अगर हम कोई रिलेशन लिखना चाहते हैं इनके बीच में, तो वो रिलेशन ये हो सकता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे यहाँ पर ये। अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी करें तो अगेन हम ए का एक तरीके से प्रोडक्ट दोनों के साथ में कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी, ठीक है, और फिर ए क्रॉस सी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सी क्रॉस ए या बी क्रॉस ए ऐसे लिखें, तो ऑर्डर का ध्यान रखते हुए 1 बाई 1 सभी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे। अगर थोड़ा और एक्सटेंड करें हम इस कंसेप्ट को, तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो मैंने ए को पिक किया और उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ कर लिया टर्म बाई टर्म। तो ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, जो माइनस बीच में है वो तो आ जाएगा, फिर बी का ए के साथ तो बी क्रॉस ए, फिर बी का इस बी के साथ तो बी क्रॉस बी। तो इस तरीके से यहाँ पर ए क्रॉस ए विल बी 0, जो बी क्रॉस बी आ रहा है वो भी 0 हो जाएगा, ये दोनों बचे रहेंगे। अब आप चाहो तो थोड़ा सा इनको चेंज करके लिख सकते हो, जैसे माइनस ए क्रॉस बी है, माइनस ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए लिख सकते हो, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए इट इज ट्वाइस बी क्रॉस ए। या फिर बी क्रॉस ए को आप माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हो, तो माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं, राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज सिस्टम ऑफ एक्सेस। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाता है। इस तरीके से ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग होते हैं, इन यूनिट वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तब क्या आएगा, उसके लिए हम इस क्लॉकवाइज सिस्टम का यूज करते हैं, जिसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह का डायरेक्शन है वो राइट हैंड का यूज करके ही निकालते हैं, इसलिए राइट हैंडेड सिस्टम है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप लिखना चाहूँ तो आई कैप बेसिकली एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, जे कैप बेसिकली वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आनी चाहिए, जो कि जेड एक्सिस होगी यहाँ पे। अब जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के कैप का यूज करते हैं। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, ऑब्वियसली कि आई कैप का मॉड 1 होगा, जे कैप का मॉड 1 होगा, तो 1 × 1 साइन 90 हो जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप है, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो हमें बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत पड़ेगी, जो एन कैप है यहाँ पर। तो एन कैप यहाँ पर एक तरीके से जेड एक्सिस का लॉन्ग, तो जेड एक्सिस का लॉन्ग वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस का लॉन्ग, या फिर वो नेगेटिव जेड एक्सिस का लॉन्ग भी हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है वो ये कहता है कि अगर क्लॉकवाइज, जैसे मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप को अरेंज कर रखा है इसमें, तो आई कैप के बाद जे कैप आता है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा के कैप, जो बच गया वहां पर। तो आई कैप जे कैप तो आ गए, बचा कौन यहाँ पे, तो के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, द आंसर इज के कैप। लेकिन अगर मैं उल्टा करूँ तो आई थिंक इजिली हम बता सकते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप के लिए आपको क्लॉकवाइज नहीं बल्कि जे से आई की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बन गया एक तरीके से, तो आंसर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो हम क्लॉकवाइज सिस्टम को यहाँ फॉलो करते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो ऑब्वियसली कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप है, तो अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगा यहाँ पे, तो ऑर्डर रिवर्स करने पे ये माइनस के कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, तो आप देख सकते हो कि मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में लिखे गए यहाँ पर ये, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो दिस विल गिव आई कैप। ऑब्वियसली कि अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा। इस तरीके से के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो ऑब्वियसली कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे जे कैप। तो इस तरीके से आई कैप जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, और ये हमें इस साइन कन्वेंशन को, जो भी यहाँ पर क्लॉकवाइज सिस्टम है, इसको फॉलो करना होगा। अब ये हमें एक चीज और बताता है कि जैसे हम एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज हम एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनरली जो डायग्राम्स हम बनाते हैं उस डायग्राम में ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सेस को हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और सपोज ये जो दोनों हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वो इस स्क्रीन के प्लेन में है, तो एक्स एंड वाई आर इन दी प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। अब जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस कैसे डिसाइड की जाती है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है। जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो ये रूल हमको बताता है कि आप एक्स क्रॉस वाई करो, एक्स क्रॉस वाई करने से जो भी डायरेक्शन आता है वही जेड का डायरेक्शन होगा। तो एक्स क्रॉस वाई करने से जेड आएगा, ना कि वाई क्रॉस एक्स करने से। वाई क्रॉस एक्स करोगे तो माइनस जेड का डायरेक्शन आएगा, तो एक्स क्रॉस वाई करने से जेड का डायरेक्शन मिलता है हमको। तो जो क्रॉस का रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, उसका आप यूज करो। तो एक्स क्रॉस वाई आप करोगे तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो एक्स क्रॉस वाई का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, जो कि इस तरीके से डायग्राम में हम दिखा देते हैं इसको। तो जेड एक्सिस जो है वो इस पूरे स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये कि कोई भी दो एक्सेस आप खुद से डिसाइड कर लो, लेकिन जो तीसरी एक्सेस होगी वो डिसाइड यहाँ पर कैसे होगी, वो डिसाइड होगी यहाँ पर इसमें इस राइट हैंडेड या फिर क्लॉकवाइज सिस्टम से। जैसे सपोज दो एक्सेस आप जैसे जो भी आपको मर्जी पड़े आप उस तरीके से ले सकते हो दो एक्सेस। तो सपोज आपने इधर की तरफ लेट से ये आपने ले लिया यहाँ पर, सपोज ये जेड एक्सिस ले लिया आपने, ये हो गया जेड एक्सिस। और सपोज आप यहाँ पे ये ले लेते हो, लेट से दिस एक्सिस इज योर एक्स एक्सिस। तो आप कैसे भी एक्सेस लेने के लिए एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपने दो एक्सेस ले ली तो तीसरी एक्सेस अब आपको इस रूल से डिसाइड करना होगा। आप तीसरी एक्सेस अपने मन से नहीं ले सकते। तो एक्स और जेड मैंने स्क्रीन के प्लेन में लिया है, वाई एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो एक्स क्रॉस जेड करना पड़ेगा या जेड क्रॉस एक्स करना पड़ेगा, वो आपको ये डायग्राम बताएगा। तो यहाँ दिख रहा है जेड क्रॉस एक्स करना पड़ेगा, तो जेड क्रॉस एक्स करेंगे तो उससे हमें यहाँ पर डायरेक्शन मिलेगा इसका। एक्स क्रॉस जेड करेंगे तो फिर माइनस वाई का डायरेक्शन मिलने लगेगा। तो जेड क्रॉस एक्स आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स आएगी। इनवर्ड्स को दिखाने के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये कुछ ऐसा है, या फिर आप चाहो तो डायग्राम दिखा दो, लेकिन 3D डायग्राम 2D
पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो y एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो इनवर्ड है, दिस इज योर y एक्सिस। तो इस तरीके से दो एक्सिस हम किधर भी ले सकते हैं, लेकिन दो एक्सिस लेने के बाद जो तीसरी एक्सिस है वो इस रूल से डिसाइड होगी, इस रूल का यहाँ पर ये यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाएं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर्स का। और उसके लिए जो मेथड अभी फिलहाल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेट इज डिटर्मिनेंट मेथड। एक तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं टर्म बाय टर्म, जैसे ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा 0। ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा के कैप। तो इस तरीके से टर्म बाय टर्म हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना एक तरीके से इसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप है तो प्लस के कैप होगा। सपोज जे कैप क्रॉस आई कैप अगर आ जाए तो जे कैप क्रॉस आई कैप अगर आ जाए तो माइनस के कैप होगा। तो प्लस माइनस का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उससे बचने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो उस मेथड में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो उस मेथड में हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनको लिखेंगे। तो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स। सबसे ऊपर यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसमें आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब आई कैप जे कैप के कैप इस रो के बाद में नेक्स्ट रो में हम यहाँ पर लिखेंगे ए के तीनों कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। इस तरीके से फिर बी के तीनों कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। इस तरीके से कंपोनेंट्स हमने लिख लिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आई कैप लिखा और आई कैप के साथ में क्या क्या आने वाला है, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो ए वाई बी जेड, इस तरीके से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए वाई बी जेड, और यहाँ से बी वाई ए जेड, ये दोनों इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए वाई बी जेड फिर माइनस बी वाई ए जेड। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर माइनस जे कैप लगाओगे। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा लिखने के लिए। माइनस जे कैप लगाया और उसके बाद ये और ये इसको हटा लो। जैसे आई कैप के लिखने के लिए आपने ये और ये हटाया और इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जे कैप के लिए क्या करोगे, पहले माइनस जे कैप लगा लिया, फिर ये और ये यहाँ से हटाया, फिर उसके बाद में ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड कुछ इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर बी एक्स ए जेड इनको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख लो इसको ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर उसके बाद में फिर के कैप को एज यूजल जैसे आई कैप के लिए लिखा था वैसे के कैप के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये और ये चला जाएगा उसमें, फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है ए और बी का। बी क्रॉस ए करने हैं तो फिर बी पहले आ जाएगा और फिर ए बाद में आ जाएगा, इस तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के इनको यहाँ पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, बी दिया हुआ है के कैप। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो क्योंकि बहुत सिंपल सा ही है यहाँ पर, ही तो हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी अगर मेरे को लिखना है तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर लें। जैसे आई कैप यहाँ पर है, पहले ए आ रहा है इसलिए पहले आई कैप का के कैप के साथ, तो आई कैप क्रॉस के कैप। फिर उसके बाद में जे कैप आ गया यहाँ पर, तो जे कैप क्रॉस के कैप। और गलती से बचने के लिए हमें बगल में यहाँ पर ये बना लेना चाहिए जिससे कि गलती नहीं हो इसमें। तो आई कैप जे कैप के कैप क्लॉकवाइज से बना लिया। आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई से के की तरफ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो दिस विल बी माइनस जे कैप क्रॉस के कैप, दिस विल बी प्लस आई कैप। तो ये आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी का। इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड से करने के लिए आई कैप जे कैप के कैप। अब फर्स्ट ए है तो आई कैप का यानी कि एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 1 है और कोई जेड कंपोनेंट है नहीं। फिर बी में ये 0 और ये 1 है। आई कैप आप लो तो आई कैप के साथ में इन 1 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1 और ये 0 तो ये हो गया इतना। माइनस जे कैप कर लिया, माइनस जे कैप लिखा, फिर इस 1 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1, इधर 0 0 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 0। फिर के कैप ले लिया,
के कैप के साथ में ये 1 इंटू जीरो ये भी जीरो, ये 0 इंटू वन ये भी जीरो, तो 0 माइनस जीरो। तो आप देख सकते हो आंसर मिल जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो आंसर वही मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा टर्म्स नहीं है, टर्म्स अगर कम है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं आएंगे। जब बहुत ज़्यादा टर्म्स आते हैं इस तरीके के, तो उस केस में बार बार प्लस माइनस देखना कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक करवा सकता है। तो उसमें डिटर्मिनेंट मेथड ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर टर्म्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन टर्म्स के लिए बहुत कम थे, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें इसको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। If A vector is equal to 3 I cap minus 2 j cap plus k cap and B vector is I cap minus 3 j cap plus 5 k cap, then find a unit vector which is perpendicular to both A and B. तो हमें पता है कि A और B दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो A क्रॉस B दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्शन में होता है। तो हमें A क्रॉस B करना होगा और उससे जो भी वेक्टर आएगा वो वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और जो वेक्टर आएगा अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी। आई एम यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स बनेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये मेथड ही ज़्यादा सुटेबल यहाँ पर रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप। और क्योंकि मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो पहले ए के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, तो 3 माइनस 2 एंड 1, फिर बी के जो कंपोनेंट्स हैं 1 माइनस 3 एंड 5। इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे तो आई कैप के साथ में ये 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, ये -10, फिर माइनस आएगा और एक माइनस से इसके मल्टीप्लिकेशन की वजह से आएगा, तो इट इज़ +3, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में बीच में माइनस लेना पड़ेगा, जे कैप 5 इंटू 3 दिस इज 15 एंड दिस 1 इंटू 1 दिस इज 1। फिर उसके बाद के कैप के साथ में दिस 3 इंटू 3 -3 इट इज़ -9, 1 -2 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो एक प्लस हो जाएगा। तो ये करने के बाद आंसर जो मिलेगा हमें यहाँ पर -7 आई कैप, ये -14 जे कैप, और ये हो जाएगा -7 के कैप। दिस इज ए क्रॉस बी। और इसका अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर सपोज एन कैप है, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस ए क्रॉस बी, जो भी आया उसका मॉड ले लेंगे। तो ये तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, -7 आई कैप +14 जे कैप +7 के कैप, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जब इसका मॉड लोगे तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और इससे ये 294 हो जाएगा। दिस इज 7 यू कैन टेक कॉमन, तो दिस इज आई कैप +2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √249। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब लेकिन हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी किया है, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो उससे भी जो वेक्टर आएगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा ए और बी दोनों के। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर ये माइनस आया है ए क्रॉस बी के लिए, इसका मतलब बी क्रॉस ए करेंगे तब यहाँ पर माइनस हट जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस के साथ आप ये आंसर दे सकते हो, 7 डिवाइडेड बाय √249 आई कैप +2 जे कैप प्लस के कैप। तो क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर बी क्रॉस ए के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो बस इतनी है कि वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी भी होगा और बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद में एप्लीकेशंस देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस हैं, तो अगेन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पर देख पाएंगे अभी फिलहाल। एक तो है टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो किसी पैरेललोग्राम का एरिया आप यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट पता कर सकते हो। सपोज ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर से एक पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि सपोज ए बेस है यहाँ पर, और इस बेस पे अपोजिट ये जो वर्टेक्स है यहाँ से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस देख लिया यहाँ पे, दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में ये गैप, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज बी साइन थीटा। तो बेस और ये हाइट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया की जो वैल्यू होगी वो बेस ए और ये हाइट बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। और इस ए बी साइन थीटा को फाइनली यू कैन राइट दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा हो जाता है।
तो अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी और उससे एक पैरेललोग्राम अगर फॉर्म होता है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये टोटल एरिया तो इतना आ गया। अगर मैं डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, सपोज एक डायगोनल मैंने यहाँ पर बना लिया इसमें, लेट अस ड्रॉ अ डायगोनल हियर। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों के एरियाज इक्वल होंगे आपस में। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल, इसका जो भी एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। तो अगर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें दो साइड्स वी नो कि एक साइड ए वेक्टर है और एक साइड बी वेक्टर है, तो अगर हमें ट्राइंगल की ये दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के फॉर्म में, उसके बाद थर्ड तो कैसे भी आप ज्वाइन करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर लो। ठीक है, तो ये थर्ड लाइन हो गई, थर्ड साइड हो गई इसकी। तो अगर हमें दो साइड्स पता है तो दो साइड्स का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया लिखा जा सकता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का हाफ एरिया यहाँ पर ही होगा। तो दिस इज एरिया, एरिया इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया पता कर सकते हैं अगर उसके दो साइड्स वेक्टोरियली हमको पता है। इसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स। तो ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क बेसिकली बॉडीज को रोटेट करने के काम में आता है। जैसे बॉडीज का जो लीनियर मोशन होता है उसको चेंज करने का काम करता है फोर्स, बॉडी का जो रोटेशनल काइंड ऑफ मोशन होता है उसको चेंज करने का काम करता है टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में डिटेल में जब टॉर्क का चैप्टर आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स, तो वहाँ पे डिटेल में इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जस्ट हमारा फोकस है कि बस एक टॉर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस उस पर हमें फोकस करना है। तो टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज, तो इसकी जो डेफिनेशन है किस तरह से इसको डिफाइन किया गया, तो टॉर्क, ये टॉर्क का सिंबल है टाउ। तो टॉर्क वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बीच में क्रॉस आ रहा है तो बस हमें आर और एफ का क्रॉस करना होगा। व्हाट इज आर एंड एफ? तो आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया हो। तो ऐसा पॉइंट जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया हो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो सपोज ये पॉइंट है जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया है, तो आर पोजिशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट? तो सपोज कोई पॉइंट भी है जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये एक पोजिशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट एप्लीकेशन का होगा। तो अगर हमें आर और एफ पता है तो वी कैन डू आर क्रॉस एफ, उससे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले रहे हैं सम कंडीशंस रिलेटेड टू जीरो रिजल्टेंट। तो कई बार वेक्टर्स से रिलेटेड कई कंडीशंस हम इम्पोज कर सकते हैं जिससे रिजल्टेंट वेक्टर्स का जीरो हो जाए। तो पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर टू वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कब जीरो होगा हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो रिजल्टेंट इज जीरो इफ बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास दो ही वेक्टर्स हैं तो दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। जैसे सपोज 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है यहाँ पर। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज जस्ट अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है। तो वेक्टर की लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बहुत ही सिंपल है अगर वेक्टर दो ही है तो। लेकिन अगर दो से ज्यादा, सपोज 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स में वी कैन हैव टू केसेस, दो केसेस हो सकते हैं जब उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। एक तो हो सकता है कि वेक्टर कोलीनियर हो। कोलीनियर का मतलब है कि वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग हो, वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 वेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, ए और बी आपस में पैरेलल हैं और ऑब्वियस है कि फिर तीनों पैरेलल तो नहीं होंगे, अगर तीनों पैरेलल होंगे तो फिर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। तो सी जो है वो ए और बी दोनों के एंटी पैरेलल है। अब इसमें ऐसा होना चाहिए जैसे मान लीजिए अगर ए 2 है और बी 5 है, तो 2 और 5 इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में 7 आ गया। अब ए और बी का अगर आपने रिजल्टेंट निकाल लिया तो फिर आपके लिए यही केस बन गया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लिया तो इनका एक सिंगल हमारे पास में वेक्टर आ गया रिजल्टेंट निकालने के बाद में। अब जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये 7 है और ये भी 7 होना चाहिए, तभी आपस में कैंसिल हो पाएगा।
तो उसी को मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि अगर ये ए और ये बी है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, ये इन दोनों का मिलाकर के रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर ये 2 है और ये 5 है तो ये 7 होना चाहिए। अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये 8 होना चाहिए। अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए। तो तब जाकर इनका रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। दिस इज केस ऑफ कोलिनियर, यानी कि दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तब जाकर के रिजल्टेंट विल बी 0। नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब है कि पैरेलल एंटी पैरेलल अगर नहीं है, कुछ और है, तो उस केस में एक ट्रायंगल बनेगा। कोई भी 3 लाइनें अगर इस तरीके की हैं तो उसमें या तो इस तरीके का होगा, या फिर कोई भी 3 वेक्टर हैं तो या तो इस तरीके का होगा। एक ट्रायंगल शुड बी फॉर्म्ड विच इज क्लोज्ड ट्रायंगल बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रायंगल बना रखा है, ए के अलोंग चले, फिर बी के अलोंग चले, फिर सी के अलोंग चले, और यू रीच दिस सेम पॉइंट। तुम अगर इन तीनों के अलोंग चलते हो तो यहीं पे पहुंच जाते हो। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, दिस रिजल्टेंट विल बी अ 0। इन 3 वेक्टर्स को स्पेस में कैसे भी ओरिएंट करके दिखाया जा सकता है। ये तीनों वेक्टर्स वैसे एक ही प्लेन में भी है यहाँ पर, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में है सबके सब। तो जैसे ए, तो बस ए पैरेलल होना चाहिए, तो सपोज मैंने ए को ऐसे दिखा दिया। फिर जो बी है, बी को मैंने यहाँ पर दिखाने के बजाय मैं बी को उठा करके यहाँ पे ले गया, ए के टेल से मिला दिया, तो बी को मैंने ऐसे दिखाया। और सी को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे ए के टेल से मिला दिया है। तो सी को मैंने यहाँ से उठाया है और इसके टेल को इसके टेल से मिला दिया है। तो आप इस तरीके से भी इस डायग्राम को बना सकते हो। इस डायग्राम में फिर आप कैसे इमेजिन करोगे यहाँ पर, तो ए और बी इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा जो कि सी के जस्ट अपोजिट आना चाहिए। सी अगर इस डायरेक्शन में है तो सी के जस्ट अपोजिट होना चाहिए ए और बी का रिजल्टेंट। और अगर जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, ए और बी के रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है, वही मैग्नीट्यूड सी के बराबर ही होना चाहिए, तब जाकर रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। तो कोलिनियर इस तरह के केस बनेगा। नॉन कोलिनियर एक ट्राइंगल बनेगा। तो अगर हमें चेक करना हो कि यहाँ पर ये तो स्पेशल केस हो गया जिसपे पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे। अगर ये वाला केस है तो ये केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कि एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सके। और ट्राइंगल का फॉर्मेशन तब हो पाता है, तीन साइड ऐसी होनी चाहिए कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा हो। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा तभी जाके ट्राइंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो हमें यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15, 12 एंड 7। तो 15, 12 और 7 तो ऑब्वियसली किसी दो को अगर आप जोड़ते हो तो तीसरे के बराबर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो किसी दो को जोड़ने पे ये तीसरे के बराबर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इससे वो कोलिनियर वाला केस तो नहीं बनेगा। उस केस में रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो को जोड़ेंगे तो वो तीसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है ट्राइंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो क्या ट्राइंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो 15 + 12 27, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में 15 + 7 22, 12 से ज़्यादा हो जाएगा। 12 + 7 19, 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, इसका मतलब जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15, 12 और 7 है, इसमें से आप कोई भी एक पेयर ले लो, एक यानी कि दो वेक्टर्स ले लो। सपोज मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, आप कोई भी दो ले सकते हैं। आप ये देखो कि इन दोनों से मिनिमम और मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो मिनिमम कितना आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम हो जाता है 3, इन दोनों का समेशन मैक्सिमम हो जाता है 27। तो 15 और 12 को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अप्लाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी एक रेंज आती है, इसके रिजल्टेंट की रेंज आती है 3 से लेकर 27। तो आप ये चेक कर लो कि क्या इस रेंज में 7 लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं 7 भी आ सकता है, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है 27 तक जा रहा है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 7 आ जाता है और वो 7 इस 7 के अपोजिट हो जाता है, तो उस केस में रिजल्टेंट कैन बी 0। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो रिजल्टेंट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड में पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही, तो सेकंड में 8, 3, 5। तो बहुत आसान सा डेटा है जहाँ पर इजिली देखा जा सकता है कि 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट 0 तभी हो पाएगा जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि अगर ये 5 है और ये 3 है तो वो 8 इसके जस्ट अपोजिट हो जाए। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो रिजल्टेंट।
ट्राइंगल नहीं बनेगा ऐसे में, क्योंकि दो साइड का सम तीन साइड से ज़्यादा नहीं हो रहा है बल्कि बराबर हो रहा है, यहाँ पर ऐसा बन रहा है। फिर लास्ट है 19, 5 एंड 7। तो 19, 5 एंड 7, तो 19 प्लस 5 करेंगे 24 होगा, 24 7 से ज़्यादा है, प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 होगा, लेकिन 12 तो 19 से कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। या फिर अगर हम अपने इस मेथड से देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 19, 5, 7 कोई भी दो ले लेते हैं, सपोज मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो मिनिमम कितना आएगा 2, मैक्सिमम कितना आएगा 12। इस रेंज में 19 नहीं आ रहा है, अगर 19 नहीं आ रहा है तो 19 हमेशा ही इन दोनों के रिजल्टेंट से ज़्यादा ही होगा, 2 और 12 से हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब जीरो रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं आ रही है। अब एक और स्पेशल केस यहाँ पर ले रहे हैं, जीरो रिजल्टेंट इन केस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। अगर हमारे पास में इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो जीरो रिजल्टेंट कैसे होगा, उसमें क्या स्पेशल बात होगी वो हमको देखना है। तो दो वेक्टर्स का जब केस होता है, सपोज दो वेक्टर का केस है, तो दो वेक्टर का अगर केस होता है तो उस केस में तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते ही होते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो मैं थ्री वेक्टर्स का केस यहाँ पर ले रहा हूँ पहले, कि अगर हमारे पास में थ्री वेक्टर्स है, लेट अस सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स में अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल तो नहीं बन पाएगा तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर से, तो ट्राइंगल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल, सॉरी, जो कोलिनियर वाला केस है, कोलिनियर वाला केस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स का समेशन तीसरे वेक्टर से हमेशा ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जो भी होगा यहाँ पे एक ट्राइंगल का ही फॉर्मेशन हो सकता है थ्री वेक्टर के केस में, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और ट्राइंगल भी कैसा बनेगा, अगर तीनों साइड बराबर होंगे तो ट्राइंगल जो बनेगा दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के यहाँ पर होंगे और इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें हो जाएगा, तो देयर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सॉरी, यहाँ पर जो सेंस है वो सेंस यहाँ पर पूरा क्लोज होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड अगर तीन वेक्टर्स हैं इस तरीके के, तो दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर फोर वेक्टर्स आ जाए इस तरीके के, तो फोर वेक्टर्स, मैं कोप्लेनर की बात कर रहा हूँ, सभी जो वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर फोर वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियस है कि चारों साइड बराबर है इसके अंदर, और स्पेशल केस ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्क्वायर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी, अदरवाइज रोबस्ट टाइप का भी हम बन जाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं ले रहा हूँ फिलहाल स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे यहाँ पर इसमें। तो सपोज एक स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके का बन रहा है, हम रेगुलर फिगर ही बना रहे हैं फिलहाल। इस तरीके से अगर 5 वेक्टर्स हैं तो रेगुलर पेंटागन बनाया जा सकता है, 6 वेक्टर हैं तो रेगुलर हेक्सागन बनाया जा सकता है। और ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, यू कैन अरेंज दिस वेक्टर्स लाइक दिस। जैसे अगर मैं तीन वेक्टर के केस में इनको अरेंज करूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो जैसे इन तीनों को अगर मैं अरेंज करूँ तो यू कैन अरेंज देम लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। यू कैन अरेंज दिस लाइक दिस, इन तीन वेक्टर्स को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। और वेक्टर्स के बीच में एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल आप देखो कि ज्योमेट्रिकली दिस एंगल इज 60 डिग्री, लेकिन एक का टेल और एक का हेड, तो 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, बल्कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो ऑल दिस एंगल्स आर 120, 120 एंड 120 एंड ऑल हैव द सेम मैग्नीट्यूड इक्वल टू सपोज ए, और इनका रिजल्टेंट फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस तरीके से जब मैं इन चारों की बात करता हूँ तो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट केस हो जाएगा, चारों कुछ इस तरीके से होंगे यहाँ पर इसमें, इन चारों को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, और ऑब्वियस है कि फिर हर एक एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप ये देखो कि जब थ्री वेक्टर्स थे तो 360/3 हर एक एंगल 120 था, जब यहाँ पे चार वेक्टर हैं तो 360/4 90 डिग्री स्क्वायर बनेगा। अगर 5 वेक्टर्स इस तरीके के होंगे तो फिर कॉन्जिक्यूटिवली हर एक वेक्टर के बीच में, हर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो 72 बनना चाहिए। अगर 6 होंगे तो उस केस में यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन बनेगा और हर एक एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री। इट विल बी अ रेगुलर पेंटागन, इट इज रेगुलर हेक्सागन बनेगा यहाँ पर इसमें, यानी अगर मैं इस तरीके का क्लोज डायग्राम बनाता हूँ तो रेगुलर हेक्सागन बनेगा, अदरवाइज 6 वेक्टर दिखा देंगे
और उन 6 वेक्टर में सभी में जो एंगल बनेगा कॉन्जिक्यूटिवली, जस्ट मैं एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे 6 वेक्टर के केस में, ये जो एंगल है वो 60 60 60 इस तरीके से एंगल यहाँ पर बनता चला जाएगा। अगर n वेक्टर्स हैं तो इन केस ऑफ n वेक्टर्स, अगर n वेक्टर्स हमारे पास में है तो एक जनरलाइज्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं n वेक्टर्स जिनमें सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा। तो या तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इस तरह से बना करके आप दिखा दो, या फिर इस तरीके का डायग्राम बनाओ, लेकिन सभी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 बाई एन, एंगल विल बी 360 बाई एन, या फिर 2 पाई बाई एन लिख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिवली जो एंगल बनेगा वो 2 पाई बाई एन बनेगा। बस 360 को n से डिवाइड कर देना है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको यहाँ पर पता चल गया इसमें कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि सभी कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। अगर n वेक्टर्स हैं तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्लोज बन जाएगा, और कॉन्जिक्यूटिवली जो एंगल बनेगा वो 2 पाई बाई n या 360 बाई n इस तरीके का बनेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज नॉन एज लामिस थ्योरम, और फिजिक्स में कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो व्हाट दिस थ्योरम सेज, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर वी हैव 3 वेक्टर्स और उन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, तो डायग्राम में मैंने इन 3 वेक्टर्स को दिखा रखा है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, और इन वेक्टर्स के बीच में एंगल भी यहाँ पर बता रखा है कि ए के सामने बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है, बी के जस्ट सामने ए और सी के बीच में एंगल बीटा है, सी के सामने ए और बी के बीच में एंगल गामा है। तो अगर इस तरीके का एंगल और ये सब है और तीनों वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है, देन वी कैन राइट ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, यानी कि आप ए लिख रहे हो और उसके जस्ट सामने का एंगल ले रहे हो, तो ए अपॉन साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा दिस इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये तभी यूज कर पाएंगे व्हेन द रिजल्टेंट इज जीरो, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए।